नमस्ते दोस्तों। ये रे ऑप्टिक्स सीरीज का पार्ट 5 है और पिछले के चारों पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन को डिटेल से। और हम लोगों ने रिफ्रैक्शन जो कि हर सरफेस के लिए एप्लीकेबल है उसको भी देखा। तो इस टॉपिक में हम लोग रिफ्रैक्शन के सिर्फ उन्हीं फेनोमेनन को देखेंगे जो कि सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं जो कि किसी भी अच्छे सवाल में आपको दिख सकता है, तो इसलिए इसे ज़रूर ध्यान से देखें। तो इससे पहले तो हम लोग ये जानते ही थे कि अगर कोई ऐसा लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हर समय फोकस से ही पास करेगी। लेकिन अगर मान के चलिए हमारे पास एक सेट है म्यूचुअल पैरेलल लाइंस का जो कि एक दूसरे से तो पैरेलल है वो लाइट रेज, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं भी हो सकती है। तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हर समय एक खास प्लेन में ही मीट करेगी, या फिर उनका जो रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक खास प्लेन में ही लाई करेगा। और उस प्लेन को हम लोग बोलेंगे फोकल प्लेन। तो ये फोकल प्लेन क्या है? तो ये वो प्लेन है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो परपेंडिकुलर है, लेकिन वो फोकस से भी पास करती है। तो इसलिए फिर से बता देता हूँ मैं एक बार कि अगर बहुत सारे म्यूचुअल पैरेलल लाइंस हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हर समय एक खास प्लेन में मीट करती हैं और उस प्लेन को हम लोग फोकल प्लेन बोलते हैं। तो इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर अ सेट ऑफ म्यूचुअल पैरेलल लाइंस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज मीट और अपीयर टू मीट इन फोकल प्लेन। तो ये अपीयर टू मीट वाला केस आपको पता ही होगा, वो कॉन्वेक्स मिरर वाला केस होगा जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें वर्चुअली होती हैं। तो अब हम लोग मल्टीपल सरफेसेज वाला भी केस देख लेते हैं। इससे पहले पार्ट 4 में जो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन डिस्कस किया था वहाँ पे तो हम लोगों ने सिर्फ दो मीडियम को कंसीडर किया था, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन सिर्फ एक ही बार हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग मल्टीपल मीडियम को कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा। तो इस केस में सबसे पहले तो हमें ये कंसीडर करना है कि ये जो हमारा सरफेस होगा ये ये प्लेन ही होना चाहिए, और जो बाकी सरफेसेज होंगे वो भी एक दूसरे के म्यूचुअली पैरेलल होने चाहिए। कर्व सरफेस और रैंडम सरफेस के लिए भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, लेकिन चूंकि वो हमारे सिलेबस में है नहीं इसलिए हम लोग उसको यहाँ डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग वो केस देखते हैं कि जो इनिशियल मीडियम और फाइनल मीडियम है वो दोनों सेम ही है। मतलब इनिशियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फाइनल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही है। तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये होगा कि जो इंसिडेंट रे है वो फॉल करेगी सबसे पहले मीडियम के इंटरफेस पे, और मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन होते होते वो फाइनली जो लास्ट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सेम है पहले वाले के उससे इमर्ज कर जाएगी। तो इस केस में ये ऑब्जर्वेशन होता है कि जो इंसिडेंट रे है वो बिल्कुल पैरेलल होती है फाइनल इमर्जेंट रे के। वो क्यों होता है? क्योंकि जो इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो फाइनल एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो जाता है। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले मैथमेटिकली देख लेते हैं कि ये कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग असाइन कर देते हैं सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बाहर वाले को हम लोग बोल देते हैं म्यू, इसलिए लास्ट भी म्यू हो जाएगा और बाकी सब म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 रेस्पेक्टिवली। तो कुछ नहीं करना है, बस हमें स्नेल्स लॉ लगाना है। तो स्नेल्स लॉ अगर हम लोग लगाएंगे तो सबसे पहले तो हम लोग इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले वाले को बोल देते हैं और इसको R1 बोल देते हैं, मीडियम वन। जो मीडियम वन है उसको उसमें पहले रिफ्रैक्शन वाले एंगल को R1 बोल देते हैं। तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम से ये भी R1 हो जाएगा, इसको R2 बोल देते हैं। सिमिलरली ये भी आपको R2 ही हो जाएगा, और ये अगर R3 हो जाएगा तो ये भी आपको R3, और ये फाइनली R4 हो जाएगा। तो बस अब हम लोग कुछ नहीं करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो म्यू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू1 साइन R1। तो ये पहला होगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा म्यू1 साइन R1 इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन R2। और उसी तरह से यहाँ पे फिर से R2 वाला आ जाएगा, और इसको हम लोगों ने R3 बोल रखा है, और यहाँ पे फिर से R3 वाला आएगा यहाँ, और यहाँ पे R4 आ जाएगा। मतलब जो यहाँ पे पहले इक्वेशन में जो यहाँ पे आ रहा है वही दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे आएगा। इसका मतलब क्लियर है। लास्ट इक्वेशन बस एक बार हम लोग लिख देते हैं। लास्ट इक्वेशन में यहाँ पे हम लोग फाइनल इमरजेंट को ई कंसिडर कर देते हैं। तो लास्ट इक्वेशन कुछ इस तरह का होगा, वो होगा म्यू4 साइन R4 इज इक्वल्स टू म्यू साइन ई।
तो जब हम लोग सबको ऐड करेंगे या फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये सब आपस में कटता हुआ चला जाएगा और बस पहला वाला बचेगा और आखिरी वाला बचेगा। तो उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे, म्यू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन ई, और यहाँ पे जो म्यू है वो कट जाएगा और इसका मतलब आई इज इक्वल्स टू ई हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इनिशियल है वो फाइनल एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा, और इसलिए दोनों लाइंस पैरेलल भी होंगी और ये दोनों एंगल भी सेम होगा। और एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह फॉर्म नहीं होगी। ये जो फाइनल लाइन है इसमें हल्का सा शिफ्ट आएगा, मतलब जब इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये इस लाइन से मैच नहीं करेगी, ये हल्का सा डिस्टेंस कवर करेगी उससे। तो उसको भी वो कितना शिफ्ट होगा उसको भी हम लोग आगे इसी वीडियो में मैथमेटिकली देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए अब हम लोग दूसरे केस को भी देख लेते हैं जिसमें जो फाइनल मीडियम है वो डिफरेंट है। तो उस केस में भी बिल्कुल इसी तरह का कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले तो लास्ट रे को हटा लेते हैं और फाइनल वाले जो मीडियम है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो जो लास्ट रे है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह एक्सटेंड हो जाएगी। तो मैं इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है। बस जो फाइनल फॉर्मूला होगा उससे पहले सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो जो पहला रिफ्रैक्शन है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई बोल देते हैं और फाइनल वाले के लिए आर बोल देते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा, म्यू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू फोर साइन आर। तो ये ट्रिक नहीं है, मैं मैथमेटिकली तो मैंने आपको दिखाई दिया, लेकिन जब भी सवाल में इस तरह का कोई आए तो बस आपको एक ही बात ध्यान में रखना है कि बीच में कितने भी स्लैब हो, बीच में कितना बार भी रिफ्रैक्शन हो, जो भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, इससे हम लोग को कोई लेना देना है ही नहीं। बस हम लोग को देखना है पहला मीडियम और जो फाइनल जहाँ से रे इमर्ज कर रही है वो वाला मीडियम, और सिंपली जैसे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से स्नेल्स लॉ लगा देंगे और फाइनली हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो अब हम लोग लेटरल शिफ्ट वाला केस देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन के कारण किसी ऑब्जेक्ट को देखने में कितना लेटरली शिफ्ट आता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक मीडियम जो कि विस्कस है, इसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो लेट से हम लोग यहाँ पे किसी कॉइन को प्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमारा डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्वेशन भी होता है कि अगर किसी वाटर ग्लास में अगर हम लोग किसी कॉइन को नीचे रख देते हैं तो वो हमें हल्का सा ऊपर दिखाई देता है, जबकि वो ऊपर होता नहीं है। तो उसी को हम लोग यहाँ मैथमेटिकली एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी असाइन कर देते हैं, बाहर वाले मीडियम के लिए म्यू1 और जो मीडियम 2 है उसके लिए हम लोग म्यू2 असाइन कर देते हैं। और जो पहला रे इमर्ज करेगा इस ऑब्जेक्ट से वो होगा एक नॉर्मल, जो कि ऑब्वियसली नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा नहीं, वो स्ट्रेट लाइन की तरह बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो दूसरा रे होगा वो कुछ एंगल बनाएगा इस दोनों इंटरफेस से, जो कि जिसको हम लोग आई बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन शो करते हुए बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हमें इन्फिनिटी पे मीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम लोग इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो ये दोनों रे हमें किसी पॉइंट पे मीट करते हुए दिखाई देंगे और उसी पॉइंट पे हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करेंगे। तो अब हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स को असाइन कर देते हैं। ऑब्वियसली ये पीछे मीट करके अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, क्योंकि वहां तो कॉइन होता नहीं है, बस हमें दिखाई देता है कॉइन तो नीचे होता है। तो अब हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स असाइन करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो है हमारा आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो है आर, और उसके बाद हम लोग असाइन करते हैं जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो u, और जो दोनों नॉर्मल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको d बोलेंगे यहाँ पे हम लोग, और फाइनल इमेज डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे v। लेकिन एक और बात हमें ध्यान में ये रखना है कि जो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं वो सिर्फ हम लोग जब i और r दोनों एंगल बहुत छोटा होगा तभी कर पाएंगे। अगर ये दोनों एंगल सिग्निफिकेंटली बड़ा है तो ये कैलकुलेशन हमारा फेल कर जाएगा। तो कैलकुलेशन किस तरह का है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ सिंपली म्यू2 साइन आई इज इक्वल टू म्यू1 साइन आर। अब अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन आई को हम लोग आई भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा थीटा होता है स्मॉल एंगल के लिए, और टेन थीटा भी थीटा होता है, मतलब स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो हम लोग साइन यहाँ पर साइन आई को टेन आई बोल देंगे और साइन आर को टेन आर बोल देंगे। अब जब हम लोग टेन आई और टेन आर का फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा अल्टरनेट एंगल थ्योरम से, और ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल थ्योरम से। तो
tan के लिए हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पहले केस में होगा d अपॉन यू और दूसरे केस में होगा d अपॉन बी। तो उसी को हम लोग लिख देंगे इस तरह से, μ2 d अपॉन यू इज इक्वल टू μ1 d अपॉन बी। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, v इज इक्वल टू μ1 u अपॉन μ2। ये बस हम लोगों ने इसको मैथमेटिकली d को d से काट करके आगे बढ़ा दिया है। तो जो फाइनली हमें हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा फाइनल v मतलब इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन μ2 अपॉन μ1। अब आप इसको याद भी कर सकते हैं, नीट वाले बच्चे याद कर सकते हैं, जेई में तो इस तरह का डायरेक्ट सवाल आएगा नहीं, आपको तो वहाँ पे मैथमेटिकली पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, मैंने आपको कैलकुलेशन भी दिखाया है और फाइनल हम लोगों ने फॉर्मूला को भी ऑब्टेन किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो अभी अभी जो हम लोगों ने देखा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो भी इमेज फॉर्मेशन का ही था, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब हम लोग एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जो कि हर सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कर्व्ड हो चाहे वो प्लेन हो, और कहीं पर भी इमेज फॉर्म हो, उसी मीडियम के अंदर ही अंदर हो या फिर मीडियम के बाहर हो, कहीं भी इमेज फॉर्म हो वो फार्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो उस फार्मूला को ड्राइव करते हैं। तो फार्मूला तो पहले देख ले, फार्मूला इस तरह का होगा, μ2 अपॉन भी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। और स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बताया है कि जितने भी हमारे फार्मूला है वो सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए ही एप्लीकेबल है, और पैरेक्सियल रे क्या है और किस तरह से होता है ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना सेटअप देख लेते हैं। सेटअप कुछ इस तरह का है कि ये जो दो मीडियम है हमारा वो इस कर्व्ड सरफेस से सेपरेटेड है। कोई सा भी सरफेस, यहाँ पे मैंने कर्व्ड लिया है, प्लेन हो लेन हो, सब के लिए फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कैसे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उस वहाँ पे उस हिसाब से आर चेंज होता हुआ चला जाएगा और प्लेन के लिए आर हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए नॉर्मल, और ये है हमारा टेंजेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और बाकी जितने भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने अल्फा बीटा गामा ये सब असाइन कर दिया है। ये ऑब्जेक्ट है जहाँ से रे इमर्ज कर रही है, और ये फाइनल इमेज इस पॉइंट पे बना रही है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लेकिन उससे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो असाइन कर दें। तो मीडियम 1 के लिए μ1 और मीडियम 2 के लिए μ2। तो जैसे ही हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली स्नेल्स लॉ, μ1 साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ1 साइन बीटा माइनस गामा। तो यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा कैसे आ गया आई की जगह पे? तो एक्सटर्नल एंगल थ्योरम का मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल एंगल थ्योरम में ये है कि ये जो आई है ये एक्सटर्नल एंगल होगा इस ट्राइंगल का, तो एक्सटर्नल एंगल थ्योरम से आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब एक्सटर्नल एंगल में यहाँ पे बताऊंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है नीट वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन आप देख लीजिएगा एक्सटर्नल एंगल थ्योरम क्या होता है। और उसी तरह से एक्सटर्नल एंगल थ्योरम से ही जो बीटा होगा वो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा गामा प्लस आर, और वहां से जब हम लोग आर निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा बीटा माइनस गामा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन। तो पैरेक्सियल रे है तो ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा, बीटा माइनस गामा ये सब बहुत छोटे होंगे, तो इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा और बीटा माइनस गामा भी बोल सकते हैं साइन हटा करके। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बीटा। अब मैंने आपको इससे पिछले स्लाइड में ही बताया था कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो वहाँ पे साइन इज इक्वल टू टेन हो जाता है। तो अल्फा को हम लोग टेन अल्फा, गामा को टेन गामा, और उसी तरह से बीटा को भी हम लोग टेन बीटा बोल सकते हैं। तो जब हम लोग फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे चूंकि पैरेक्सियल रे है, सॉरी पैरेक्सियल रे है, तो ऑब्वियसली ये जो परपेंडिकुलर होगा यहाँ से जो हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे, और ये जो डिस्टेंस आएगा ये बहुत छोटा नेग्लिजिबल होगा पैरेक्सियल के लिए, इसे हम लोगों को जीरो ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब हम लोग टेन का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो फॉर्मूला आएगा अल्फा के लिए MP अपॉन OP, और बीटा के लिए आएगा MP अपॉन PC, और गामा के लिए आएगा MP अपॉन PI। तो बस हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, μ1 MP अपॉन OP प्लस μ2 MP अपॉन IP और μ2 माइनस μ1 MP अपॉन CP, और MP ये सब कट जाएगा एक दूसरे से। तो जो हम लोग फाइनली लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस μ1 अपॉन 1 बाई OP प्लस ये सब, और यहाँ पे जो हमारा OP है वही है आपको इमेज डिस्टेंस U, और जो IP है वो है आपको फाइनल, सॉरी ये OP है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और IP है इमेज डिस्टेंस, और CP है यहाँ पे
इस सर्कल का रेडियस, तो सीपी रेडियस कैसे है वो भी देख लेते हैं। तो चूंकि ये आपको पता ही होगा किसी किसी सर्कल में जो किसी अगर हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो सेंटर से पास करती है। तो ये जो आपको परपेंडिकुलर लाइन है ये सेंटर से पास करेगी, तो जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करेगी वो सेंटर है, तो इसलिए सीएम भी रेडियस होगा और सीपी भी रेडियस होगा और वो एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे सीपी रेडियस है और आईपीओपी ये सब मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे ये माइनस कैसे आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम लोग हर जगह एप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में साइन कन्वेंशन देखा था उसी हिसाब से हम लोगों ने एडजस्ट किया है यहाँ पे माइनस लगा करके। और जब हम लोग इस फॉर्मूला को फाइनली लिखेंगे तो हमें यही ऑब्टेन होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने आपको बताया था चूंकि ये प्लेन सरफेस का वीडियो है तो इसलिए प्लेन सरफेस के केस में हम लोग आर को इन्फिनिटी कंसिडर कर लेंगे, तो उस केस में ये हो जाएगा आपको 0 के बराबर। तो फिर से जो इससे पिछले स्लाइड में हम लोगों ने फॉर्मूला ऑब्टेन किया था वो भी आपको यहाँ डायरेक्ट दिख जाएगा इसी फॉर्मूला के बेसिस पे। फॉर्मूला है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग लगभग सवाल इसी से आते हैं। और लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि बच्चों को इसको लगाने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग इसके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स उसको भी डिफाइन कर देते हैं डिटेल से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कभी भी इस फार्मूला को लगाने में। तो सबसे पहले तो ये हमारा वही पुराना वाला सेटअप जहाँ पे म्यू1 म्यू2 और भी यू आर ये सब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो भी है वो भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो आपका भी है वो है पी आई और जो आपका यू है वो है ओ पी। और माइनस क्यों आया था ये मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन से। तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो म्यू2 होगा, तो म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन वाले फेनोमेनन को हो जाने के बाद, देखिए हर जगह आपको यही सेटअप नहीं दिखेगा। जैसे कि कभी आपको बर्ड और फिश वाला प्रॉब्लम दिखेगा, कभी मैन फिश वाला प्रॉब्लम दिखेगा। तो जितने भी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, म्यू2 वही होगा जब रिफ्रैक्शन होने के बाद जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी को हम लोग म्यू2 बोलेंगे। वैसे तो अगर आप इस फॉर्मूला को ढंग से समझे तो ये सब ध्यान में रखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ अपने आप समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप फॉर्मूला याद करके डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सब का इंडिविजुअल डिफिनेशन जरूर देख लें। सो म्यू2 मैंने आपको बता दिया रिफ्रैक्शन होने के बाद। और उसी तरह से जो हमारा म्यू1 होगा वो रिफ्रैक्शन होने से पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब लाइट रे एमिट हुई किसी ऑब्जेक्ट से, तो जिस ऑब्जेक्ट से इमिट हुई तो वो ऑब्वियसली मीडियम 1 है। तो वहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा म्यू1। और जो आर होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ऑफ द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। तो दोनों मीडियम के बीच में जो इंटरफेस है उसका जो कर्वेचर है उसी के रेडियस को हम लोग आर बोलेंगे, जो कि प्लेन सरफेस के केस में इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसको जरूर से आप ध्यान में रखें, क्योंकि इस वीडियो में तो नहीं, अगले वीडियो में मैं बैक टू बैक 3-4 सवाल करवाऊंगा अच्छे इसमें हम लोग सिर्फ थ्योरी कवर करेंगे, तो वहाँ पे मैं डिटेल से ही बताऊंगा कि इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। तो अभी तो आप इसको सिर्फ ध्यान में रखें। फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत तरह के सवाल आते हैं। तो हम लोग कुछ इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं, जो कि दरअसल एप्लीकेशंस नहीं है, वो एक सवाल की तरह ही है। लेकिन मैं आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला ड्राइव कर दूंगा ताकि नीट वाले बच्चे जो कि बहुत जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करना चाहते हैं वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं अपेरेंट डेप्थ, या फिर उसको आप अपेरेंट हाइट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा सेटअप जो मीडियम 2 है वो अभी के लिए वाटर कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप का होगा तो उसमें जनरली बर्ड फिश वाला प्रॉब्लम ही होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी के लिए फिश है और बाहर में ये बर्ड है। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे मैथमेटिकली कि फिश के लिए ये बर्ड का जो अपेरेंट हाइट है वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर एयर है इसलिए इसका म्यू इक्वल्स टू 1। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों को 1 ही कंसिडर करना रहता है। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे म्यू बोल देते हैं। तो पहला रे जो कि नॉर्मल होगा वो तो स्ट्रेट लाइन की तरह निकल जाएगा, और दूसरा रे रिफ्रैक्शन होने के बाद फिश के आंख में पहुंच जाएगा। तो अभी हम लोग जो इसका इनिशियल हाइट है उसको h मान लेते हैं और अब निकालते हैं इसका फाइनल हाइट कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, बस हमें फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला म्यू2 हो जाएगा आपको रिफ्रैक्शन होने के बाद, मैंने आपको बताया है, तो वो यहाँ पे म्यू है। और रिफ्रैक्शन होने से पहले म्यू1 वो यहाँ पे 1 है। और जो आपको u है चूंकि वो एंगल इंसिडेंट रे के अपोजिट में है तो उसको हम लोग -h बोलेंगे। तो फॉर्मूला लगाने के बाद रेडियस
इनफाइनाइट है इसका प्लेन सरफेस होने के कारण, इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा जो फाइनल इमेज डिस्टेंस है वो निकल के आएगा -μh। तो यहाँ पे आप देखिए फाइनल जो इमेज डिस्टेंस है वो -μh होगा, मतलब जो फिश को बर्ड दिखेगा वो रियलिटी में यहाँ पे दिखेगा, जबकि होगा वो यहाँ पे। उसी तरह से आप इसको अल्टर करके भी कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला में आप मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट मान लीजिए फिश को और बर्ड को, उसको देखना है तो आपको एपरेंट डेप्थ वाला भी फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो अब हम लोग इस फार्मूला का एप्लीकेशन देख लेते हैं दूसरे केस में। यहाँ पे हम लोगों के पास ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब अगर बीच में रख दिया जाए तो उसके कारण ऑब्जेक्ट में कितना शिफ्ट आ जाएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग का सेटअप, और जैसे ही हम लोग लाइट रे इंसिडेंट करवाएंगे तो सरफेस 1 से पहला बार रिफ्रैक्शन होगा और दूसरे बार सरफेस 2 से रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनली रे इमर्ज कर जाएंगे। और मैंने आपको पहले बताया जो ये रे है वो इसके पैरेलल हो जाएगा। तो अब हम लोग तो नॉर्मल खींच लेते हैं दोनों सरफेस के लिए और मैथमेटिकल टर्म्स भी साइन कर देते हैं। तो जैसा ही मैंने आपको बताया कि पहला बार यहाँ पे तो इसलिए इसको 1 बोल देते हैं और दूसरे बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन इसको फेनोमेनन 2 बोल देते हैं। थिकनेस टी रहेगा इस स्लैब का, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और स्लैब का म्यू, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इनिशियली याद रखिए पहले वाले सरफेस से, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग सरफेस है तो डिफरेंट तरह से हम लोग वहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, सॉरी स्नेल्स लॉ नहीं, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट सरफेस से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो डी है। तो जब हम लोग पहले फेनोमेनन को लिखेंगे इस फॉर्मूला में तो वो होगा म्यू अपॉन भी प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 0। रेडियस 0 है और डी यहाँ पे निगेटिव था तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा इमेज डिस्टेंस भी इज इक्वल टू माइनस म्यू डी। मतलब पहले फेनोमेनन के बाद जो हमारा इमेज बनेगा वो बनेगा उसी सरफेस से म्यू डी पीछे, मतलब सरफेस 1 से म्यू डी पीछे। तो इसका मतलब अब जो ये पूरा है ये इस मीडियम के लिए यही बन चुका है। मतलब ये परसेप्शन वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जब हम इस मीडियम में खड़े हैं तो ये भी मीडियम हमारे लिए यही मीडियम है जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ये होगा। तो इसलिए अब हम लोग इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान करके फिर से लगा देते हैं फॉर्मूला सरफेस 2 के लिए। तो वो होगा 1 अपॉन भी प्लस म्यू डी प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला बिल्कुल ये म्यू डी प्लस टी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और भी हम लोग को निकालना है। तो इस केस में जो हम लोग को भी निकल के आएगा वो निकल करके आएगा माइनस और डी प्लस टी बाई म्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का यही निकल करके आएगा। इसका मतलब दोनों बार रिफ्रैक्शन होने के बाद जो हम लोग फाइनल ऑब्टेन करेंगे इमेज वो दूसरे वाले सरफेस से डी प्लस टी बाई म्यू पीछे होगा। क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस निगेटिव है तो इसको हम लोग कैसे मतलब देखेंगे, तो ड्यू टू ग्लास स्लैब ऑब्जेक्ट गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स इंसिडेंट रे बाय अ डिस्टेंस ऑफ टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो अब ये कहाँ से आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि पहले तो डिस्टेंस डी था तो इसमें से ऑब्वियसली हम लोगों को टी घटा देंगे और डी घटा देंगे, डी घटा देंगे तो टी बाई म्यू बचेगा, और जब टी घटा देंगे तो टी बाई म्यू माइनस टी बचेगा। तो उसी को हम लोग यहाँ टी बाहर निकाल करके इस तरह से लिख रहे हैं। इसका मतलब बस आपको याद यही रखना है, ये फॉर्मूला एक तरह से ध्यान में कर लीजिए। जेई वाले बच्चों को तो मैं रिकमेंड करूँगा कैलकुलेशन करना ही चाहिए एग्जाम में भी, लेकिन ये नीट वालों के लिए है। ग्लास स्लैब है, उसका थिकनेस आपको पता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर पहले से डी है तो इस ग्लास स्लैब के कारण जो शिफ्ट आएगा इस ऑब्जेक्ट में दूसरे तरफ से देखने में तो वो शिफ्ट होगा टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो अब हम लोग वो स्पेशल केस देख लेते हैं जिसमें कि हम लोग को अपरेंट शिफ्ट पता करना है जबकि हमारे पास मल्टीपल सरफेसेज हैं, सारे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और सबका थिकनेस भी अलग अलग है। तो बस फॉर्मूला देख लीजिए, जो शिफ्ट आएगा वो आएगा म्यू इंटू टी 1 अपॉन म्यू 1 प्लस टी 2 अपॉन म्यू 2 और प्लस टी 3 अपॉन म्यू 3 इस तरह से। और ये जो म्यू है वो पहला मीडियम और आखिरी मीडियम दोनों का ही डिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये कैसे आया, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक स्लैब के कारण जो शिफ्ट आता है वो आता है T1 अपॉन म्यू। तो ये म्यू ऊपर चला जाएगा और सब में से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि सबको अब हम लोग अलग अलग करके देख लेंगे म्यू में ही रख करके, या फिर आप मैथमेटिकली फार्मूला भी लगा के देखिएगा ये यही निकल करके आता है। क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, कहीं आपसे पूछेगा शायद ही, इसलिए मैंने आपको मैथमेटिकली ड्राइव करके नहीं बताया, लेकिन अगर कहीं आ जाए इसके लिए फार्मूला देख लीजिए।
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो शिफ्ट होता है पैरेलल होने के बावजूद, मैं उसको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग वही देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास स्लैब है एक, और शिफ्ट का मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि दरअसल अगर इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन 2 बार होने के बाद उसी मीडियम में फिर से लौट जाती हैं, तो वो दोनों तो लाइंस पैरेलल होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ शिफ्ट आता है, तो उसी शिफ्ट को यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली निकालेंगे। तो देखते हैं हम लोग उसको। तो सबसे पहले तो अगर लाइट रे इंसिडेंट करेंगी तो एक बार रिफ्रैक्शन और फिर दूसरे बार रिफ्रैक्शन, और ये लाइट रे निकल गई और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये नॉर्मल पहला, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले वाले फेनोमेनन के बाद। तो इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे अगर वर्चुअली, तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, और हमें निकालना है यही लेंथ एल एस, इसको हम लोग एल एस बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। तो चलिए इसको देखते हैं। तो अगर ये आर है तो आप ये देखिए, ये चूंकि ये पूरा एंगल आई होगा, ये अपोजिट एंगल है दो लाइन का, तो ये पूरा एंगल आई होगा, इसका मतलब ये जो एंगल बचा हुआ है ये होगा आई माइनस आर, और ये दूसरा नॉर्मल जब हम लोग खींचेंगे तो चूंकि ये आर है तो ये भी अल्टरनेट एंगल से आर हो जाएगा, और ये फाइनली आई ही निकल जाएगा। ये आई क्यों होगा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है स्टार्टिंग में ही। और इस स्लैब के थिकनेस को टी बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे। और अभी के लिए मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है इस लाइट रे का, उसको अभी हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे स्नेल्स लॉ के हेल्प से, स्नेल्स लॉ नहीं, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो साइन आई माइनस आर जो होगा वो होगा एल एस अपॉन एक्स, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज एक्स है और परपेंडिकुलर एल एस है। उसी तरह जब हम लोग कॉस आर लिखेंगे तो वो हमारा निकल करके आएगा टी अपॉन एक्स। कॉस आर ये आपको आर है, और इसका बेस जो है उसका थिकनेस टी है, और हाइपोटेन्यूज एक्स है, तो ऑब्वियसली यही आएगा। जब हम लोग यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करेंगे, टी बाई कॉस आर से, तो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा एल एस इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। तो ये मैंने वैसे ही बता दिया, मुझे नहीं लगता है कि कभी भी नीट में आएगा, जेई में भी शायद ही आपको देखने के लिए मिले, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मैं बताऊंगा, इसलिए मैंने इसको मैथमेटिकली डिराइव करके दिखा दिया। ये एक इस तरह कैलकुलेशन होता है, क्योंकि सवाल तो बिल्कुल ऐसा नहीं आएगा जैसा मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया, सवाल तो बहुत तरह के आ सकते हैं। तो कैलकुलेशन किस तरह से करना है, किस तरह ज्योमेट्रिकली असाइन करना है चीज़ों को, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो इसी तरह से हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग 3-4 अच्छे सवाल करेंगे। तो सवाल को जरूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई में तो या फिर नीट में तो क्वेश्चन ही आएंगे, थ्योरी तो कभी आएगा नहीं, इसलिए उसको उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा।